सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं आप लोगों के सेकेंड सेमेस्टर के विज्ञान विषय के पवन सीरीज के सभी वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को। और वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को हम दो पार्ट में पढ़ाएंगे। दो पार्ट में आज पहला पार्ट हम पढ़ाएंगे, इसके बाद इसका सेकेंड पार्ट भी हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। इसमें दोस्तों आपको सभी क्वेश्चंस बहुत ही अच्छे हैं, आप इसको ध्यान से पढ़िएगा। दोस्तों, इसमें जितने भी क्वेश्चन दिए हुए हैं सब बहुत इंपॉर्टेंट हैं, तो आप प्लीज अच्छे से इनको ध्यान से पढ़िएगा। और कुछ क्वेश्चंस तो ऐसे भी हैं जो एग्जाम में रिपीट भी हो चुके हैं, तो इसीलिए आप लोग ध्यान से पढ़िएगा और सभी को समझते हुए चलिएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं वह विकल्पी क्वेश्चंस को। और आप सभी को पता है कि हम लोग अपने चैनल पर आप लोगों को सभी विषयों को ऑलरेडी पढ़ा रहे हैं। आप लोग के जितने भी सब्जेक्ट हैं सभी सब्जेक्ट को पढ़ा दिया है, क्लासेस चला दी हैं। उसके बाद सभी के चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी करा दिए हैं। अब हम पवन सीरीज, राजन सीरीज भी कंप्लीट करा रहे हैं और लगातार आप लोग के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स भी हम लेकर के आ रहे हैं। पूरी कोशिश करेंगे कि आप लोगों का कहीं से भी आप लोग की तैयारी में कोई कसर ना छोड़े हम लोग, और आप इतने अच्छे से तैयारी कर लें कि आप लोग का सेकेंड सेमेस्टर में बहुत अच्छा नंबर आए। तो चलिए हम उस निष्ठ प्रश्नों को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है? 6 मिनट, 3 मिनट, 8 मिनट या फिर 2 घंटे 10 मिनट। आप सभी को पता है सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक आने में 8 मिनट का समय लग जाता है। ऑप्शन सा बिल्कुल राइट आंसर है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, पृथ्वी की उपछाया से होकर चंद्रमा गुजरता है तब होता है पूर्ण चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण, खंड चंद्र ग्रहण या फिर चौड़ा प्रकाश स्रोत। दोस्तों, यहाँ पर क्या होता है, जब पृथ्वी की उपछाया, यहाँ पर सूर्य है, बीच में पृथ्वी है और यहाँ पर चंद्रमा है, क्योंकि आप सभी को पता है चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगाता है। तो यहाँ पर जब सूर्य, ये सूर्य है, ये पृथ्वी है और ये चंद्रमा है, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखिए तो आप समझिए कि यहाँ पर जो सूर्य है, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पड़ता है, आप सभी को पता है हमारी पृथ्वी पर। अब पृथ्वी पर पड़ता है, अब चूंकि पृथ्वी के पीछे है चंद्रमा, तो यहाँ से जो प्रकाश पड़ रहा है उसकी छाया चंद्रमा पर जाएगी। तो इससे क्या होगा दोस्तों, इससे जहां पर पृथ्वी की छाया पड़ेगी चंद्रमा पर, उतनी जगह पर यहाँ पर अंधेरा रहेगा। तो इसलिए इसे हम बोलते हैं खंड चंद्र ग्रहण। ऑप्शन सा बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 3 है, भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री थे आर्यभट्ट, राकेश शर्मा, भास्कर या फिर सतीश धवन। दोस्तों, भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री थे राकेश शर्मा, आप सभी लोगों को पता है इनके बारे में। क्वेश्चन नंबर 4 है, नासा का मुख्यालय स्थित है आंध्र प्रदेश, बेंगलुरु, यूरोपीय संघ या फिर वाशिंगटन डीसी। आप सभी को पता है जो नासा है, नासा अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी है। आपको पता है नासा अमेरिका में है और इसका जो मुख्यालय है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? वाशिंगटन डीसी में है। क्वेश्चन नंबर 5 है, सूर्य का सबसे निकटतम ग्रह है सूर्य, ये सूर्य है, इसके सबसे निकट है बुध ग्रह, ठीक है। उसके बाद है शुक्र ग्रह, उसके बाद आती है पृथ्वी। तो आप ये इतना तो, इन तीनों को तो आप जरूर याद रखिएगा, क्योंकि एग्जाम में इनसे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो बुध, शुक्र, पृथ्वी, इतना तो आप याद ही रखिएगा। तो यहाँ पर आप देखिए सबसे नजदीक आ गया बुध ग्रह, ऑप्शन दा बिल्कुल सही है। सूर्य का सबसे दूरस्थ, यानी कि सबसे नजदीक भी हमें याद रखना है, सबसे दूरस्थ भी याद रखना है। तो सबसे दूर है वरुण ग्रह, वरुण, जिसे हम कहते हैं नेपच्यून। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन आ सही हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 भी हो गया, क्वेश्चन नंबर 6 भी हो गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है, बलुई दोमट मिट्टी में रेत की मात्रा होती है, जो बलुई दोमट मिट्टी होती है इसमें रेत की मात्रा, जो रेत होता है उसकी कितनी मात्रा होती है? तो दोस्तों यहाँ पर देखिए 60 से 80%, 50 से 60%, 60% से कम या फिर 60% से अधिक। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन अ 60 से 80%। जो बलुई दोमट मिट्टी होती है उसमें 60 से 80% केवल और केवल रेत होती है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है, नियमित खाद के प्रयोग से क्या होता है? उपज में वृद्धि होती है, मिट्टी की वृद्धि होती है, पानी की वृद्धि होती है या फिर इनमें से कोई नहीं। खाद क्यों डाला जाता है? खेतों में खाद डालने का या उर्वरक डालने का एक ही रीजन होता है कि जो पैदावार है वो अधिक हो,
जो फसल है वो अधिक उपज उसकी बढ़ जाए। तो ऑप्शन आ जो है उपज की वृद्धि, ये बिल्कुल राइट आंसर है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है, कंपोस्ट खाद बनाई जाती है गोबर से, कूड़ा कचरा से, व दोनों से या फिर इनमें से कोई नहीं। जो कंपोस्ट खाद होती है जिसे हम जैविक खाद भी कहते हैं, ये गोबर से यानी कि जो जानवर होते हैं, चाहे वो गाय हो, भैंस हो, जो उनके मल होते हैं उसे हम गोबर कहते हैं और उसे गोबर से ही ये कंपोस्ट खाद बनती है। इसके अलावा जो घर का कूड़ा कचरा होता है, जैसे कि सब्जियों के छिलके हैं और कुछ अनाज बच गया है, मतलब जो खाना पकाया गया उसमें कुछ बच गया है, या फिर घर का कूड़ा कचरा है, कागज है, ये सभी चीजों को इकट्ठा करके इनसे भी हम कंपोस्ट खाद बना सकते हैं। तो गोबर से और कूड़ा कचरा दोनों से हम बना सकते हैं। तो ऑप्शन सा जो है ये बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10 है, नाइट्रोजन उर्वरक से पौधे बढ़ते हैं। जो नाइट्रोजन उर्वरक है ये खेतों में डाला जाता है, इसका रीजन क्या है? अति शीघ्र गति से पौधे बढ़ते हैं, धीमी गति से बढ़ते हैं, बढ़ते ही नहीं है, या फिर इनमें से सभी? तो राइट आंसर है ऑप्शन आ, अति शीघ्र गति से पौधे क्या होते हैं? बढ़ते हैं। तो आप याद रखिएगा ऑप्शन आ बिल्कुल सही है। इसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 है, दोस्तों कीटनाशक दवाओं के प्रयोग से किसमें वृद्धि होती है? रोगाणु प्रतिरोध में, कीड़े मकोड़े में, झिल्लियों में, या फिर इनमें से कोई नहीं। दोस्तों जो कीटनाशक दवाएं होती हैं, कीटनाशक यानी कि कीटों का नाश, यानी कि इसको छिड़कने से क्या होते हैं, अगर इसको आप फसलों पर छिड़कोगे तो जो कीट उस पे लगे होते हैं, जो कीड़े मकोड़े लगे होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। तो वृद्धि किसमें होती है? वृद्धि किसमें होगी? रोगाणु प्रतिरोध में, यानी कि जो पौधा है उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता क्या होगी? बढ़ जाएगी। तो रोग प्रतिरोधक क्षमता जब बढ़ जाएगी तो पौधा अच्छे से ग्रो करेगा। तो ऑप्शन आ जो है ये बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12 है, खरीफ की फसल है गेहूं, मटर, चना या फिर धान। आप सभी लोगों को पता है जो गेहूं है ये रबी की फसल है, और यहाँ पर जो धान होती है, सबसे फेमस जो फसलें होती हैं खरीफ की और रबी की, तो रबी में सबसे फेमस होता है गेहूं और खरीफ में होता है धान। तो यहाँ पर खरीफ की फसल पूछा है, तो राइट आंसर है ऑप्शन द धान। क्वेश्चन नंबर 13 है, हैरो खेत से क्या निकालने के काम आता है? जो हैरो होता है दोस्तों, ये खेत से, यहाँ पर ऑप्शन देखिए, खरपतवार दिया है, मिट्टी दिया है, पानी दिया है, या फिर उपरोक्त सभी दिया है। तो जो हैरो होता है ये खेत में जो खरपतवार होते हैं उनको निकालने में हेल्प करता है। तो ऑप्शन आ जो है ये बिल्कुल राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 14 है, डिबलर से बुआई नहीं होती है। डिबलर से हम क्या करते हैं? हम अनाजों की बुआई करते हैं। गेहूं की बुआई होती है, आपको पता है, चने की भी बुआई होती है, बाजरे की भी बुआई होती है, लेकिन जो धान होता है इसकी रोपाई होती है, क्योंकि इसके बीजों को एक जगह डाला जाता है, उसके बाद फिर उनकी रोपाई होती है। तो जो धान है इसको हम बोते नहीं है, इसको हम क्या करते हैं? बैठाते हैं। तो धान की जो फसल होती है इसकी हम डिबलर से बुआई नहीं कर सकते हैं, तो याद रखिएगा आप। क्वेश्चन नंबर 15 है, सिंचाई की कटाऊ पानी विधि कौन सी है? अपलावन या प्रवाह विधि, कुंड विधि, क्वारी विधि या फिर छिटका विधि? दोस्तों जो सिंचाई की कटाऊ पानी विधि है इसे हम अपलावन या प्रवाह विधि के नाम से भी जानते हैं। जब मैंने आपकी क्लासेस ली थी तो मैंने आपको बताया था साइंस की क्लास में कि सिंचाई के कई सारे प्रकार हैं, उसमें सिंचाई के का एक प्रकार है कटाऊ पानी विधि भी, और इसी को हम अपलावन या प्रवाह विधि के नाम से भी जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, बल का एसआई मात्रक क्या है? बल का एसआई मात्रक है न्यूटन। आप लोग याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इसके ठीक नीचे आप देखिए, MKS पद्धति में कार्य का मात्रक, कार्य का मात्रक क्या है? न्यूटन है। न्यूटन तो भी आपने देखा किसका मात्रक है? बल का मात्रक है। इसके अलावा यहाँ पर जूल लिखा हुआ है, मीटर लिखा हुआ है, न्यूटन प्लस मीटर लिखा हुआ है। दोस्तों यहाँ पर देखिए, मीटर जो होता है ये लंबाई का मात्रक होता है, आपको पता है MKS पद्धति में। और यहाँ पर देखिए जूल है, जो जूल है यही है किसका मात्रक? जूल ही है कार्य का मात्रक। कार्य का मात्रक जूल, बल का मात्रक न्यूटन, इन सबको आप याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, किसी भी वस्तु में गति के कारण कार्य करने की क्षमता को कहते हैं गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा या फिर विद्युत ऊर्जा। दोस्तों किसी वस्तु में गति के कारण कार्य करने की ऊर्जा को या कार्य करने की क्षमता को हम कहते हैं गतिज ऊर्जा। अगर गति के कारण कार्य हो रहा है तो वो गतिज ऊर्जा कहलाएगी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 है, चिमटा किसका उदाहरण है? प्रथम श्रेणी का उत्तोलक है, द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक है,
तृतीय श्रेणी का उत्तोलक है या फिर एक मशीन है। दोस्तों मैंने आप लोगों को उत्तोलक चैप्टर बहुत ही अच्छे से पढ़ाया है। साइंस सब्जेक्ट में बहुत ही जितने भी वीडियोस मैंने बनाए हैं आपके साइंस सब्जेक्ट के बहुत ही अच्छे और बहुत ही इंटरेस्टिंग बनाए हैं। आप सभी वीडियोस को देखिए। और मैंने यहाँ पर जो ये सरल मशीन चैप्टर है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैंने प्रथम श्रेणी के उत्तोलक, द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक, तृतीय श्रेणी के उत्तोलक सभी को बहुत ही आसान भाषा में और एग्जाम्पल के माध्यम से पढ़ाया है। तो आपका सारा कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा और आप लोग कोई भी गलती करके नहीं आओगे एग्जाम में। तो जो चिमटा होता है दोस्तों ये तृतीय श्रेणी का उत्तोलक होता है। तो ऑप्शन 7 जो है ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, पुनः प्राप्त करने वाली नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। दोस्तों जब मैंने आप लोग को राजन सीरीज कंप्लीट कराया था तो मैंने आपको बताया था कि जो ऊर्जा पुनः प्राप्त होती है, नवीकरणीय को हम कहते हैं नवीकरणीय। नवीकरणीय को आपको दिमाग में रखना है, एक अगर आप याद रखोगे दूसरा अपने आप याद रहेगा। तो जो नवीकरणीय है इसका मतलब है कि ये आपको बार बार मिलेगी, बार बार। बार बार का मतलब है जैसे कि पवन ऊर्जा। पवन ऊर्जा मतलब हवा। आपको पता है पवन ऊर्जा से पवन चक्कियां चलती हैं, आप लोगों को पता है। इसके अलावा पवन ऊर्जा के बाद है सौर ऊर्जा, सूर्य की ऊर्जा हमेशा आपको मिलती है। तो ये जो पवन ऊर्जा है, सूर्य ऊर्जा है, ये हमेशा आपको मिलती रहेगी। तो ऐसे ऊर्जा के स्रोत जो कभी खत्म नहीं होंगे, जो हमें हमेशा मिलते रहेंगे, वो है ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोत या पुनः प्राप्त करने वाली ऊर्जा के स्रोत, या फिर जिन्हें हम जो कभी नष्ट नहीं हो सकती हैं। ठीक है, तो ये सब क्या है, नवीकरणीय स्रोत है। तो यहाँ पर देखिए ज्वार भाटा की ऊर्जा, प्राकृतिक गैस, कोयला या फिर पेट्रोलियम। दोस्तों ऊर्जा के ऐसे संसाधन जो खत्म हो सकते हैं, जो प्राप्त नहीं हो सकते हैं, जिन्हें हम अनवीकरणीय कहते हैं। ये भी आप ये क्वेश्चन भी समझिए, ठीक इसके नीचे यहाँ पर अनवीकरणीय दिया है। आपने नवीकरणीय समझा जो हमें बार बार मिल सकती है, जो कभी खत्म नहीं होंगी। और अब अनवीकरणीय भी समझ लीजिए, अनवीकरणीय क्या होते हैं, क्योंकि ये भी बहुत पूछता है। तो जो अनवीकरणीय है हम लोग इनका अपने जीवन में बहुत इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि हम लोग, आपको पता है कि पेट्रोल, डीजल, इसके अलावा जो एलपीजी सिलेंडर है ये तो सभी के घरों में। तो ये सभी क्या है, ये सभी सीमित स्रोत हैं। इन्हें हम अनवीकरणीय को सीमित स्रोत कहते हैं और नवीकरणीय को असीमित स्रोत भी कहते हैं। तो ये भी आप याद रखिएगा, एग्जाम में कोई भी पूछेगा तो आप एक को अच्छे से याद रखिए, चाहे आप नवीकरणीय को याद रखिए। नवीकरणीय मतलब इनके संसाधन सीमित हैं, इनके संसाधन असीमित है, हम जितना चाहे उतना यूज करें, जितना चाहे उतना यूज करें, खत्म नहीं होने वाले। और ये जो अनवीकरणीय है ये क्या है, ये सीमित है, ये खत्म हो सकते हैं। तो ये जो हम लोग एलपीजी यूज करते हैं घरों में, ये सीमित गैस है, ये कभी भी खत्म हो सकती है आगे आने वाले समय में। डीजल भी इसी तरह है, पेट्रोल भी इसी तरीके से है। ठीक है, तो इनको आप याद रखिए। इसके अलावा कोयले को भी हम इसी में रखेंगे। ये भी तो पृथ्वी के नीचे से ही खदान के माध्यम से निकाला जाता है। तो ये भी क्या है, ये भी अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है या सीमित संसाधन है ऊर्जा के। तो यहाँ पर जो पुनः प्राप्त करने वाली ऊर्जा, नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है वो है यहाँ पर दोस्तों ज्वार भाटा की ऊर्जा। ज्वार भाटा की ऊर्जा क्यों सही है, क्योंकि समुद्र में एक निश्चित समय पर ज्वार भाटा आता है और ये भी कभी भी रुकता नहीं, अपने समय से चलता रहता है। तो आप सभी को पता है समुद्र का पानी तो कभी घटता बढ़ता नहीं है, वो तो निश्चित रहता है। तो इसीलिए दोस्तों यहाँ पर आप देखिए ज्वार भाटा की ऊर्जा, इसको आप याद रखिएगा। प्राकृतिक गैस दिया है, कोयला दिया है, पेट्रोलियम दिया है, ये तीनों ही अनवीकरणीय स्रोत है। ये तीनों ही क्या है, अनवीकरणीय स्रोत है, यानी कि ये सीमित है। चाहे प्राकृतिक गैस हो, चाहे पेट्रोलियम हो, चाहे कोयला हो, ये कभी भी आने वाले वक्त में खत्म हो सकते हैं हमारे पृथ्वी पर। इसीलिए हमें सबसे अधिक फोकस करना है नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोतों पर, जो कि असीमित है, जो कभी नहीं खत्म हो सकते हैं। हमें इस पर निर्भर होना है धीरे धीरे। इसके अलावा पुनः न प्राप्त होने वाली या अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है कोयले की ऊर्जा, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा या बहते हुए पानी की ऊर्जा। ये हमें हमेशा मिलेगी। तो ये सभी क्या हैं, ये सभी नवीकरणीय हैं। ऑप्शन ब, स और द। और ऑप्शन क्या है, कोयले की ऊर्जा। जब कोयला ही खत्म हो जाएगा तो उसकी ऊर्जा कहाँ से मिलेगी, क्योंकि कोयला क्या है, कोयला तो एक सीमित है, हमारे पृथ्वी के नीचे से निकाला जा रहा है। तो इस तरीके से यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आ। उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छे से दोनों क्वेश्चन समझ में आए होंगे और आपको नवीकरणीय और अनवीकरणीय भी समझ में आया होगा। दोस्तों आप इसको प्लीज अच्छे से, अगर आपने समझ लिया है तो आप याद रखिएगा, क्योंकि इससे एग्जाम में निश्चित रूप से क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके बाद है
क्वेश्चन नंबर 22, सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है सोलर कुकर द्वारा, सौर जल ऊष्मक द्वारा, सौर भट्ठी द्वारा या फिर सौर सेल द्वारा। दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन द। जो सौर सेल होते हैं, सौर सेल क्या करते हैं, जो सूर्य की ऊर्जा होती है उन्हें वो अपने अंदर स्टोर करते हैं और इससे आप लाइट्स को जलाते हैं, यानी कि जो बल्ब होते हैं आपको इससे प्रकाश ऊर्जा मिलती है, या जिसे हम विद्युत ऊर्जा के नाम से भी जानते हैं। तो ये सौर ऊर्जा से सीधे क्या करता है, विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये कौन कन्वर्ट करता है सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, सीधे सौर सेल। तो आप याद रखिएगा, ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो सूर्य की ऊर्जा को या सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में, या सौर ऊर्जा को सीधे प्रकाश ऊर्जा में, यहाँ पर आपको प्रकाश ऊर्जा भी देखने को मिलेगा एग्जाम में, तो प्रकाश ऊर्जा भी मैं लिख दे रही हूँ, आप याद रखिएगा। कुछ भी आएगा तो आपको बिल्कुल राइट आंसर लगाना है, गलत करके बिल्कुल नहीं आना है, इसलिए हर एक क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़िए और समझते हुए चलिए। तो इस तरीके से यहाँ पर सौर ऊर्जा को सीधे प्रकाश ऊर्जा में कौन बदलता है, सौर सेल। क्वेश्चन नंबर 23 है, कार्य है। कार्य क्या है, सदिश राशि है, अदिश राशि है, न्यून राशि है, या फिर इनमें से कोई नहीं। दोस्तों जो कार्य होता है ये एक अदिश राशि होती है, यानी कि इसकी कोई दिशा नहीं होती है। आप सभी को पता है जिसमें दिशा होती है वो सभी होती हैं सदिश राशियां, और जिसमें दिशा नहीं होती है वो होती हैं अदिश राशियां। जैसे कि वेग हुआ, विस्थापन हुआ, इन सब में दिशा होती है, विस्थापन हो रहा है या फिर वेग, ये सभी किस दिशा में चल रहे हैं ये बहुत जरूरी होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 24 है, ऊर्जा का मात्रक MKS पद्धति में। अभी आपने देखा है बल का मात्रक, बल का मात्रक SI में आपने देखा न्यूटन। इसके बाद आपने कार्य का मात्रक देखा, कार्य का मात्रक क्या था MKS पद्धति में, जूल। अब हम ऊर्जा का मात्रक देखेंगे। ऊर्जा का मात्रक किलोग्राम, केल्विन, जूल, या फिर इनमें से कोई नहीं। दोस्तों चाहे हम ऊर्जा कहें चाहे हम कार्य कहें, ये दोनों ही एक ही है, अलग नहीं है एक दूसरे से। तो यहाँ पर जो राइट आंसर कार्य का है वही राइट आंसर ऊर्जा का भी हो जाएगा। ऑप्शन सा बिल्कुल सही है। तो कभी भी एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कार्य का मात्रक या ऊर्जा का मात्रक, तो आप गलत करके मत आइएगा। यहाँ से आपने समझ लिया है। तो अब चलिए हम आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 25 है, यांत्रिक ऊर्जा कितने प्रकार की होती है। दोस्तों जो यांत्रिक ऊर्जा होती है वो 2 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की, 2 प्रकार की। पहली होती है गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, और दूसरी होती है स्थितिज ऊर्जा। तो आप चाहें तो इसको याद भी कर सकते हैं, स्थितिज ऊर्जा। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे दोस्तों। तो यहाँ पर राइट आंसर पहले हम लगा दें ऑप्शन बा को। इसके बाद यहाँ पर आप देखिए क्वेश्चन नंबर 26 है, ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है चिमनी, सूर्य, लालटेन, या फिर इनमें से कोई नहीं। आप सभी को पता है ऊर्जा का सबसे अच्छा स्रोत, प्रमुख स्रोत हमारे पृथ्वी पर है सूर्य। सूर्य से अच्छा ऊर्जा का स्रोत कोई नहीं है, आप सभी को पता है। क्वेश्चन नंबर 27 है, 1 जूल होता है न्यूटन इंटू 1 मीटर, न्यूटन प्लस 1 मीटर, न्यूटन पर मीटर, या फिर 1 मीटर पर सेकेंड। सबसे पहले आप ये जानिए कि जूल आपको पता चल गया है ये कार्य का मात्रक है। तो कार्य बराबर होता है बल गुणे बल की दिशा में चली गई दूरी। तो यहाँ पर कार्य का मात्रक हो गया जूल और बल का मात्रक हो गया न्यूटन और गुणे दूरी का मात्रक हो गया मीटर। तो यहाँ पर 1 जूल था तो यहाँ पर भी आप 1 मीटर कर दीजिए, क्योंकि गुणे में तो आप चाहे इसमें 1 लगाइए चाहे इसमें 1 लगाइए, कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं 1 के गुणे से। तो न्यूटन इंटू मीटर क्या निकल के आया, 1 जूल बराबर न्यूटन इंटू 1 मीटर। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन अ। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, निम्न में से सरल मशीन है पहिया, घिरनी, पेंच, या फिर ये सभी। तो राइट आंसर है ऑप्शन सा पेंच। क्वेश्चन नंबर 29 है, सीढ़ी किस प्रकार का उत्तोलक है, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन सा तृतीय। क्वेश्चन नंबर 30 है, सरल मशीन है मोटरसाइकिल, सिलाई मशीन, घिरनी, या फिर उपरोक्त सभी। दोस्तों राइट आंसर है ऑप्शन सा घिरनी। आप लोग प्लीज सरल मशीन जो चैप्टर मैंने पढ़ाया उसको जरूर अच्छे से देख लीजिएगा। और आप सभी लोगों को पता है दोस्तों कि मैंने सभी विषयों की क्लासेस ली है, मैंने खुद अपने हाथों से हैंड रिटन नोट्स बनाए हैं आप लोगों के लिए। इसके अलावा दोस्तों मैंने सभी विषयों के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करवाए हैं चैप्टर वाइज। उसके बाद हम पवन सीरीज को, राजन सीरीज को कंप्लीट आप ही लोगों के लिए पढ़ा रहे हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स भी स्टार्ट कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं, ताकि आप लोग
इतना बेहतर तैयारी कर लो सेकेंड सेमेस्टर की अपने कि आपको अच्छे से अच्छे मार्क्स मिले और आप लोगों के जो ये मार्क्स हैं ये आपके भविष्य में भी आप बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करें। तो बहुत ज़रूरी है कि आप लोग सभी को मन से करिए। यहाँ पर आपको आई बटन दिख रहा होगा दोस्तों। आई बटन पर आप जैसे ही क्लिक करोगे आपको सभी विषयों के प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी। तो आप जिस भी विषय के प्लेलिस्ट की लिंक पर क्लिक करोगे आपको उस विषय के जितने भी वीडियोस मैंने बनाए हैं सभी आपको एक एक करके खुलते हुए मिल जाएंगे। और दोस्तों इसके बाद भी अगर आपको कोई दिक्कत होती है या आपको कोई प्लेलिस्ट नहीं मिलती है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। आपके कमेंट में आपके सभी कमेंट्स को हम ध्यान से पढ़ते हैं और रिप्लाई भी देते हैं। आप लोगों को पता भी है और आप लोगों के लाइक्स भी बहुत मायने रखते हैं हमारे लिए। आपके लाइक और कमेंट यही हमें हमेशा प्रोत्साहित करते हैं कि आप लोगों के लिए हम बेस्ट से बेस्ट वीडियोस लेकर के आएं और लगातार आप लोग का ऐसे ही मार्गदर्शन करते रहे। तो दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इस तरीके से एक लाल कलर का आपको बटन दिख रहा होगा जिस पर सब्सक्राइब लिखा होगा उसको प्रेस कर दीजिए और एक घंटी का निशान होगा उसको भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि जो भी वीडियोस हम बनाते हैं उन सभी का नोटिफिकेशन आप लोगों के पास समय से पहुंचा करे और आप किसी भी वीडियो को मिस ना करें। चलिए दोस्तों अब यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ। कोशिका का भाग है संयोजी ऊतक, तंत्रिका ऊतक, केंद्रक या फिर प्रोटोप्लाज्म। राइट आंसर है ऑप्शन सा केंद्रक, क्योंकि कोशिका में क्या होता है केंद्रक तो होता ही है। तो ऑप्शन सा जो है ये बिल्कुल राइट आंसर है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 32 है जीवन का मूल आधार है प्रोटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म, जीव द्रव्य या फिर सेंट्रोसोम। राइट आंसर है ऑप्शन सा जीव द्रव्य। ये क्या है? ये जीवन का मूल आधार है। क्वेश्चन नंबर 33 है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के आवश्यक तत्व हैं कार्बन डाइऑक्साइड, जल, प्रकाश या फिर उपरोक्त सभी। आप सभी को पता है जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, प्रकाश संश्लेषण की ये कैसे होती है दोस्तों? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में सूर्य चमकता है। इसके प्रकाश की उपस्थिति में जो पेड़ पौधे होते हैं वो क्या बनाते हैं? वो बनाते हैं भोजन। आपको पता है सूर्य का प्रकाश लेते हैं और जड़ों से क्या लेते हैं? यहाँ से ऊपर से उन्होंने लिया सूर्य का प्रकाश, नीचे से जड़ों से उन्होंने क्या लिया? पानी। और पर्यावरण से क्या लिया? जो हम लोग छोड़ते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, उन्होंने क्या किया? उसको ले लिया। तो यहाँ से पानी लिया, पानी प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस सूर्य का प्रकाश, ये तीनों मिलकर के क्या बनाते हैं? आप सभी को पता है ऑक्सीजन बनाते हैं जो हमारी जीवनदायिनी गैस है। और क्या देते हैं? हमें ग्लूकोज देते हैं। ठीक है, तो इतनी बात आपको समझ में आई। तो यहाँ पर देखिए प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के आवश्यक तत्व पूछा है तो सबसे पहले क्या चाहिए था? हमें कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए था। आपने देखा अभी ये पर्यावरण से लेते हैं पौधे। इसके अलावा जल उन्होंने कहाँ से लिया? जड़ों से लिया। और फिर प्रकाश कहाँ से लिया? सूर्य से लिया। तो इस तरीके से ये तीनों ही चीजें चाहिए प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए। तो ऑप्शन द जो है ये बिल्कुल राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 34 है मानव के शरीर में कितनी अस्थियां होती है? तो बहुत ही क्लास 7th 8th का क्वेश्चन पूछ लिया है यहाँ पर। आप देखिए बिल्कुल आप लोगों में से सभी लोगों को पता है कि शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं या कितनी अस्थियां होती हैं? 206 होती हैं। क्वेश्चन नंबर 35 है श्वसन अंग है हृदय, ग्रीवा, फेफड़े या फिर सुषुम्ना। तो श्वसन अंग कौन है? फेफड़े हैं, ये भी आपको पता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 36 है कंकाल तंत्र के कार्य हैं। जो कंकाल तंत्र होता है हमारा वो क्यों बनाया गया है? शरीर को दृढ़ता प्रदान करता है, श्वसन में सहयोग प्रदान करता है, रक्त कणिकाओं का निर्माण करता है या फिर ये सभी। दोस्तों जो कंकाल होता है हमारे शरीर की जो अस्थियां होती हैं, जो कंकाल तंत्र होता है ये शरीर को दृढ़ता प्रदान करता है। जैसे कि एक घर बनता है तो घर में जो ईंटें होती हैं वो महत्वपूर्ण स्थान रखती है ना। तो ईंटें आप समझिए ईंटें क्या है? कंकाल तंत्र है। लेकिन इसके अलावा भी हम बहुत सारा मसाला तैयार करते हैं जिसमें हम रेत मिलाते हैं और कंक्रीट होता है और भी बहुत सारी चीजें होती हैं। उस मसाले को हम मिक्स करके फिर क्या करते हैं? सभी ईंटों को जोड़ते हैं। तो जो मसाला है उसको आप समझिए आपकी मांसपेशियां हैं और बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन जो ईंटें होती हैं ये क्या करती हैं? आधार देती हैं। क्या देती हैं?
आधार देती हैं और दृढ़ता प्रदान करती हैं घर को। तो सेम वही चीज यहाँ पर भी है, शरीर को दृढ़ता प्रदान करना किसका काम है? कंकाल तंत्र का। तो ऑप्शन बिल्कुल सही हो गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 37 है, दांतों के ऊपर चढ़े आवरण को कहते हैं क्राउन, इनेमल, पल्प या फिर डेंटाइन। राइट आंसर है ऑप्शन ब इनेमल। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 38 है, दांतों को स्वस्थ रखने के लिए लेना चाहिए विटामिन ए और सी, विटामिन बी और सी, विटामिन ए और डी या फिर विटामिन के। राइट आंसर है बिल्कुल सही है, विटामिन ए आपको चाहिए, विटामिन डी। तो ए और डी विटामिन अगर आपके रेगुलर आपके खाने में है तो आपके जो दांत हैं वो हमेशा चमकते हुए रहेंगे। तो ऑप्शन सा बिल्कुल सही हो गया। क्वेश्चन नंबर 39 है, दांतों का कार्य है भोजन को चबाना, भोजन को फाड़ना, भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में काटना या फिर उपरोक्त सभी। तो ये तो आप सभी लोग एक्सपीरियंस करते हो रोज, इसको तो कुछ बताने का जरूरत नहीं है इसका आंसर क्या होगा। आप सभी को पता है भोजन क्या करते हो, आप चबाते हो दांतों से, भोजन को फाड़ते हो, भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देते हो। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन द उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 40 है, अमाशय में पाया जाने वाला एंजाइम है टायलिन, म्यूसिन, पेप्सिन या फिर ट्रिप्सिन। राइट आंसर है ऑप्शन सा पेप्सिन। तो आप नाम याद रखिएगा, अमाशय में पाया जाने वाला एंजाइम। क्वेश्चन नंबर 41 है, शर्करा का नियमन करने में सहायक हार्मोन है पैराथायमोन, गैस्ट्रिन, इंसुलिन या फिर कीटोजैविक। दोस्तों जो शर्करा है वो इसका नियमन कौन करता है शरीर में? कौन सा हार्मोन? इंसुलिन हार्मोन। तो इंसुलिन हार्मोन बहुत जरूरी है हमारे शरीर में सही से शर्करा का नियमन करने के लिए। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 42 है, कैल्शियम तथा फास्फोरस के नियमन का कार्य कौन करता है? पैराथार्मोन, डाइबेटोजेनिक, इसके अलावा रेनिन या फिर पेप्सिन। राइट आंसर है पैराथार्मोन। क्वेश्चन नंबर 43 है, जल में घुलनशील है विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन के या फिर विटामिन डी। दोस्तों मैंने आपको एक ट्रिक बताया था KEDA कीड़ा, और इसके बाद क्या बताया था? बी और सी। तो ये जो जल में घुलनशील विटामिन होते हैं ये होते हैं बी और सी। मैंने आप लोगों को बहुत ही अच्छे से राजन सीरीज में इसको ट्रिक के माध्यम से बताया है। अगर आपने उन क्वेश्चंस को नहीं पढ़ा तो एक बार देख लीजिए। तो कीड़ा ट्रिक से मैंने बताया था कि जो KEDA ये चारों विटामिन होते हैं ये क्या होते हैं? ये वसा में घुलनशील होते हैं, ठीक है। लेकिन जो बी और सी होते हैं यह क्या होते हैं? जल में घुलनशील होते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जो KEDA है, KED और A, ये पानी में नहीं घुलते हैं, ये पानी में नहीं घुलते हैं। और जो विटामिन बी और सी है ये पानी में घुल जाते हैं। तो यहाँ पर भी कौन सा जल में घुलनशील है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ब विटामिन बी। यानी कि इसीलिए हम लोगों के शरीर में विटामिन B12, विटामिन B9, विटामिन B6 की कमी होती है। अक्सर देखा गया जो हम इंडियंस होते हैं उसमें रीजन है क्योंकि ये जो है ये क्या होता है शरीर से हमारे बाहर निकल जाता है पानी के रास्ते। क्यों? क्योंकि ये जल में घुलनशील रहता है और हम पानी तो हमेशा पीते रहते हैं, तो ये शरीर से बाहर निकल जाता है, इसीलिए हमेशा इसकी आवश्यकता होती है हमें विटामिन बी की। क्वेश्चन नंबर 44 है, दांतों की मजबूती के लिए क्या आवश्यक है? फास्फोरस, कैल्शियम, कैल्शियम तथा फास्फोरस या फिर कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन सा कैल्शियम तथा फास्फोरस दोनों की जरूरत होती है। दोस्तों यहाँ पर थोड़ा मिस प्रिंटिंग हो गया है, फास्फोरस आप देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 45 है, पैकेट का दूध संरक्षित किया जाता है रसायनों द्वारा, हिमीकरण द्वारा, पाश्चुरीकरण द्वारा या फिर किण्वन द्वारा। मैंने ऑलरेडी कल भी मैंने आपको समझाया था कि जो पैकेट का दूध होता है ये पहले इसे खूब हाई टेम्परेचर पर क्या करते हैं, इसको खूब उबाला जाता है, उसके बाद इसे डायरेक्टली ठंडा कर दिया जाता है और इसे पैकेट्स में बंद करके बाजार में बेचने के लिए उतार दिया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सा पाश्चुरीकरण। इसी क्रिया को हम कहते हैं पाश्चुरीकरण। क्वेश्चन नंबर 46 है, परमाणु का समस्त द्रव्यमान कहाँ निहित होता है? अच्छा क्वेश्चन है। परमाणु का समस्त द्रव्यमान यानी कि पूरा द्रव्यमान कहाँ निहित होता है? तो ये होता है प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन में। ऑप्शन सा बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 47 है, किसी भी तत्व का परमाणु क्रमांक बराबर होता है उसके परमाणु में उपस्थित न्यूट्रॉनों की संख्या के, प्रोटॉनों की संख्या के, प्रोटॉनों तथा न्यूट्रॉनों की संख्या के या फिर प्रोटॉनों और इलेक्ट्रॉनों की संख्या के। राइट आंसर है दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन ब प्रोटॉनों की संख्या के। क्वेश्चन नंबर 48 है, परमाणु के नाभिक में होते हैं। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जो परमाणु होता है
ठीक है। जो परमाणु होता है दोस्तों ऐसे छोटा सा है, परमाणु समझ लीजिए, और इसके आगे पीछे ये जो है ये इधर इसमें सब इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन है। तो ये जो नाभिक होता है इसमें होते हैं प्रोटॉन और कौन होते हैं, न्यूट्रॉन, ठीक है। तो यहाँ पर जो नाभिक होता है उसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों होते हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आ। और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो बाहरी कक्षाओं में होते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 है, निष्क्रिय गैस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है 2 6 2 7 2 8 या फिर 2 8 2। दोस्तों यहाँ पर 2 और 8 दिया है स में, तो उसका जो अष्टक है वो पूरा हो गया है, 8 इलेक्ट्रॉन उसके बाहरी कक्षा में आ गए हैं उस गैस के, तो इस वजह से ये निष्क्रिय हो जाएगा। तो ऑप्शन स है, ये बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 50 है, परमाणु द्रव्यमान का अंतरराष्ट्रीय मात्रक है कार्बन 12, हाइड्रोजन 1, ऑक्सीजन 16 या फिर नाइट्रोजन 14। राइट आंसर है ऑप्शन आ, कार्बन 12। दोस्तों इस तरीके से यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 50 तक हमने कंप्लीट किया। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि आप सभी लोगों को पता है आप लोगों के लाइक, आप लोगों के कमेंट हमें बहुत मोटिवेट करते हैं, मैं बार बार कहती हूँ। और तो सभी विषयों के प्लेलिस्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगी और आप अच्छे से सभी वीडियोस को देखिएगा। इसके अलावा कमेंट बॉक्स में भी आपको सभी विषयों के प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम पर आपको वीडियोस भी मिलते हैं, वीडियोस के साथ पीडीएफ भी मिलते हैं, तो आपको वहां पर कोई भी वीडियो हमारा मिस नहीं होने पाएगा। टेलीग्राम चैनल पर आपको करना क्या है, बस टारगेट यूपी टेट सी टेट सर्च करना है। टारगेट यूपी टेट सी टेट आप जैसे ही सर्च करोगे हमारा चैनल खुल करके आ जाएगा, लोगो आ जाएगा हमारे चैनल का जिस पर TUC लिखा होगा, और आप तुरंत क्लिक करोगे और आप जुड़ जाओगे। इस तरीके से आप हमारे टेलीग्राम चैनल का भी हिस्सा बन जाएंगे और उससे भी आपको बहुत फायदा होगा। दोस्तों ऐसे ही हमारे चैनल से बने रहिए, सभी वीडियोस को देखते हुए रहिए और अपने अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे कमेंट्स और अपने सुझाव और आपको जहाँ कहीं भी कोई समस्या है हमसे बताते रहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, अपने परिवार का ख्याल रखिएगा और ऐसे ही हमारे चैनल से बने रहिएगा। जय हिंद दोस्तों।